Hello, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is magnetic field intensity due to a state conductor. आज का आपका टॉपिक है, आपने फाइंड आउट करना है एक स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एट पॉइंट पी पर। दिस इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। आज हम थर्ड एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ की। तो देखिए हमारे पास एक्स वाई आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई करंट फ्लो कर रही है। तो इस कंडक्टर की वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ ए की दूरी पर आपने एट अ डिस्टेंस ऑफ ए वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास पी पॉइंट जो है कंडक्टर्स के सेंटर से ए की दूरी पर है। तो हमने यहाँ पर एक सेल यूज़ किया है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इसका मतलब हमारे पास करंट जो है वो एक्स टू वाई फ्लो कर रही है। तो देखिए एप्लीकेशन इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, जैसे हमारे पास एक यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने जा रहे हो। आप समझे, आप इस पॉइंट पर पी आपका यहाँ पर है, तो पी आपके पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस कंडक्टर में छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है हमने डीएल, क्योंकि बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ हमें क्या फाइंड आउट करके देता है, इट फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। तो पहले हम छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हैं। इस कंडक्टर हमारे पास एक्स वाई है, तो इसका हमने छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है डीएल, समझे आप। तो इस डीएल की वजह से हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो हमें बायोट-सावर्ट्स लॉ ने कहा है। तो एट पॉइंट पी पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से। तो देखिए डीएल से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर माना है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा हमारे पास कितना होगा, आर होगा। और सेंटर से लेकर डीएल तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, दैट इज एल है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट करना है पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, जो आपका कंडक्टर एक्स वाई है। तो पहले हमें डीएल की वजह से हमने ये छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है इसकी वजह से हमारे पास पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट किया है। तो कैसे हम यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस होल स्ट्रेट कंडक्टर, पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हम पी पॉइंट पर कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। हमने क्या करना है, ये आपके पास इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे हम। तो देखिए हम क्या करेंगे, डीएल की वैल्यू निकालेंगे, समझे आप। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यूज पुट करेंगे हम इस इक्वेशन फर्स्ट में। और उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी एट पॉइंट पी पर। और इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, बिटवीन द लिमिट्स, क्योंकि इसकी लोअर एंड हम कहेंगे एक्स है और अपर एंड इसका हमारे पास क्या है, वाई है। तो लिमिट्स इसकी हमारे पास जो भी बनेंगी वो हम लास्ट पर देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप्स में हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डीएल की वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट में। और आपके पास पहला स्टेप आपका ये रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है। ये आपका एंगल कितना होता है, 9 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जब आपको नजर आएगी तो आप ये जो हमारे पास जो है यहाँ पर ओ नाम डीएल जो हमारे पास जो है वो ओ पॉइंट पर है। तो आपके पास ओ सी पी, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएगी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी पी, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम देखेंगे अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो ये हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। और ये आपके पास जो है ये वाला एंगल जो आपके पास कितना है, फाई है। तो हमारे पास ओ सी पी में एक एंगल आपका 90 डिग्री है, दूसरा एंगल आपके पास क्या है, थीटा है, और तीसरा एंगल आपके पास क्या है, फाई है। तो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कह सकता हूँ मैं कि थीटा प्लस फाई जो होगा हमारे पास जो होगा, थीटा प्लस फाई जो आपके पास होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा।
क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन दो एंगल्स का सम थीटा प्लस फाई का सम भी कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल सम हमारे पास एंगल्स का जो होता है वो 180 होता है। तो राइट एंगल में एक अगर 90 है तो दूसरे जो एंगल्स होंगे थीटा प्लस फाई इसके दूसरे एंगल से होंगे तो उनका सम भी कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा। इसीलिए लिखा यहाँ पर मैंने थीटा प्लस फाई जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा यहीं पर होगा, तो 90 डिग्री प्लस फाइव को उस साइड लेंगे तो माइनस फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन को मल्टीपल करेंगे बोथ साइड। यहाँ पर भी हम साइन को यूज़ करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर भी हम साइन को यूज़ करेंगे तो साइन 90 माइनस फाइव आपके पास आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल किया बोथ साइड, राइट लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी साइन को। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव जो होता है वो किस होता है? वो कॉस फाइव के इक्वल होता है। तो ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। तो इसके बाद हमारे पास जो है, अब हम इसी राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ेंगे हम और आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे हम। आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो यही राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ेंगे हम, ओ सी पी। तो ओ सी पी के हम जब ले लेंगे हम, तो यहाँ पर आपके पास जो है cos फाई का यूज़ करेंगे हम। यही राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ रहे हैं हम, तो cos फाई किसके इक्वल होगा? cos फाई आपके पास किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? दैट इज आपको पता ही है cos फाई किसके होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो इसमें बेस क्या होगा? हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज इसमें हमारे पास क्या है? आर है। तो दैट इज इक्वल टू ए अपान आर आएगा। तो ये हमारे पास cos फाई किस होता है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। इसमें आप देख रहे हो आप, बेस आपके पास सी पी है, सी पी ए के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज ओ पी के इक्वल है, और ओ पी आपके पास किस है? आर के इक्वल है। तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू चाहिए। आर किस इक्वल होगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ए अपान cos फाइव आपके पास आ रहा है। तो स्क्वायरिंग करो आप बोथ साइड्स, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव आपके पास आ रहा है। तो बोथ साइड ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायरिंग की मैंने बोथ साइड, तो आर के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, cos ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और cos के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो ये मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। इसके बाद हम इसी राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ेंगे हम और हम यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे हम? tan फाइव का यूज़ करेंगे। तो यही राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ेंगे हम, tan फाइव का यूज़ करेंगे। तो tan फाइव किसके इक्वल होगा? आप देखिए यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? CO परपेंडिकुलर होगा, और CO किस इक्वल है? CO हमारे पास L के इक्वल है, L डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan थीटा। तो बेस इसमें हमारे पास क्या है? A है, तो ये आपके पास आ रहा है, A आपके पास आ रहा है। तो ये जो हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास tan फाइव इक्वल टू L अपान A के इक्वल आ रहा है। अब आपको क्या चाहिए? DL चाहिए, तो ये L यहीं पर रहेगा, L यहीं पर रहेगा, A ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो A tan फाइव आपके पास आ रहा है। तो देखिए मुझे, आप इसको सीधा करके लिखेंगे हम यहाँ पर, तो आपके पास आ रहा है L इज इक्वल टू A tan फाइव। तो A tan फाइव, तो डेल ये L है आपके पास, आपको चाहिए DL। तो DL का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, समझे आप? हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड्स। तो L की डिफरेंशिएशन हो गई DL, तो इधर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो tan फाइव की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वो sec स्क्वायर फाइव, sec स्क्वायर फाइव डी फाइव होती है। तो ये हमने DL की वैल्यू निकाली। DL किसके इक्वल आ रहा है? A sec स्क्वायर फाइव डी फाइव। हमने क्या किया? बोथ साइड्स हमने डिफरेंशिएशन की, इस साइड भी, तो L की डिफरेंशिएशन हो गई DL, और A कांस्टेंट है आपका, tan फाइव की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी आपके पास? sec स्क्वायर फाइव डी फाइव। अब देखिए DL यहीं पर हमारे पास है, तो A, ये जो हमारे पास sec फाइव जो होता है वो 1 अपान cos फाइव के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको sec स्क्वायर फाइव है, तो इसकी जगह पर लिख सकता हूँ मैं 1 अपान cos स्क्वायर फाइव डी फाइव लिख सकता हूँ मैं,
क्योंकि sec फाई होता है वो 1/cos फाई के इक्वल होता है, इसीलिए sec स्क्वायर फाई है यहाँ पर, तो मैंने लिखा 1/cos स्क्वायर फाई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। तो देखिए मैंने साइन थीटा की वैल्यू भी निकाली, dl की वैल्यू भी निकाली मैंने, और आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाली। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, आर स्क्वायर एंड dl इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब आप पुट करोगे, वैल्यूज़ पुट करोगे आप, तो देखिए पास करके आप इसको नोट करें आप, तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर dB तो यहीं पर ऐसे ही है, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई ऐसी हमारे पास है, आई भी ऐसी है। dl की जगह पर हम dl की वैल्यू को पुट करेंगे। dl किसके इक्वल है, ए 1/cos स्क्वायर फाई डी फाई। और इसके बाद हमारे पास हमने ये dl की वैल्यू पुट की। इसके बाद हमारे पास है साइन थीटा किसको होता है, cos फाई के इक्वल होता है, तो cos फाई भी हम लिख लेंगे हम, cos फाई। और इसके बाद आर स्क्वायर किसको होता है, ए स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर फाई के इक्वल होता है, तो वो भी हम ले लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे हम। तो आपके पास आ रहा है आर स्क्वायर किसको होता है, वो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर फाई के इक्वल होता है। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर cos स्क्वायर फाई है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर फाई और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एक स्टेप अगर और करना चाहोगे आप, तो हमारे पास जो आएगा, आपके पास जो आ रहा आएगा यहाँ पर dB इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, म्यू नॉट अपान 4 पाई ऐसे हमारे पास, आई भी ऐसे ही हमारे पास है, तो a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर फाई डी फाई को बाद में रखेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल होगा तो cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आएगा, और एक और cos फाई, ये cos फाई तो ऐसे ही रहेगा, और डी फाई भी हमने बाद में लिखा। तो देखिए cos स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास आ रहा है एट पॉइंट P, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आई, और यहाँ पर आपके पास cos फाई रहा, cos फाई और डी फाई, और नीचे आपके पास क्या रहा, सिर्फ एक ए रहा। तो हमने कैंसिल आउट किया, बाकी आपके पास यह आ रहा है, आपके पास म्यू नॉट अपान 4 पाई आई cos फाई डी फाई डिवाइड बाई ए के इक्वल आपके पास आ रहा है। तो ये हमारे पास अभी हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई की वजह से हमने नहीं निकाला, तो ये अभी हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ही निकाली है इस स्मॉल कंडक्टर्स की वजह से। अब देखिए हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहोगे आप, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल होगा, नेट, जिसको हम बोलते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू होल कंडक्टर्स, पूरे कंडक्टर्स की वजह से, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, एक्स वाई है हमारे पास है, जा रहे हो आप। तो हमारे पास क्या है, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पर, एट पॉइंट P पर। तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट, हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स, क्योंकि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी चाहिए एट पॉइंट P पर, तो हम इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इस साइड भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, हम म्यू नॉट को बाहर निकालेंगे, हम 4 पाई को भी हम बाहर निकालेंगे, आई भी बाहर और ए भी बाहर निकलेगा, और इंटीग्रेशन होगी किसकी, cos फाई डी फाई की इंटीग्रेशन होगी, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स। इसका लोअर एंड x है और अपर एंड हमारे पास क्या है, इसका y है। अगर o हम बोलेंगे सेंटर हमारे पास है, तो नीचे के लिए हमारे पास हो गया नेगेटिव x एक्सिस, और ऊपर के लिए हमारे पास हम कहेंगे पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये जो हमारे पास, ये जो एंगल आपके पास है नेगेटिव एक्सिस पर, वो हम फाई 1 रिप्रेजेंट किया हमने, और पॉजिटिव एक्सिस पर हमने फाई 2 रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब लोअर एंगल इसका क्या होगा, दैट इज फाई 1, और अपर एंगल इसका क्या होगा, हमारे पास फाई 2 है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स, हमारे पास फाई 1, इसको हम अगर बोलेंगे ये नेगेटिव एक्सिस पर हमारे पास है, तो माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2, समझे आप। तो ये आपके पास हमने इसमें लिमिट्स हमने रिप्रेजेंट की, क्योंकि लोअर एंड आपका एक्स है, तो हम बोलेंगे सेंटर से लेकर हमारे पास एंड तक जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, दैट इज फाई 1, और सेंटर से लेकर दूसरे एंड तक जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, वो फाई 2 बना रहा है। तो इसीलिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, बिटवीन द लिमिट्स हमने इंटीग्रेट किया, तो लिमिट्स हमने ले ली माइनस फाई 1 टू प्लस फाई
phi2। तो देखिए आपने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट किया, इसका मतलब छोटे छोटे टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब इस ऐसे ऐसे डीएल हमारे पास बहुत सारे हैं, तो आपके पास पूरे कंडक्टर्स की हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपने छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को आपने इंटीग्रेट किया। इसका मतलब छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड को जब आप क्या करोगे, ऐड करोगे आप, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी कहां पर, एट पॉइंट पी पर। तो ड्यू टू दिस होल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की वजह से हमारे पास एट पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है। तो इसके बाद म्यू नॉट अपान 4 पाई ऐसे ही हमारे पास, आई अपान ए भी ऐसे ही हमारे पास है। तो कास फाई की आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज साइन फाई होगी, समझे आप, साइन फाई। और लिमिट, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास है, phi1 है, और अपर लिमिट आपके पास क्या है, phi2 है। तो देखिए हमारे पास जो है अब नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आपने क्या करना है, फाई की जगह पर अपर लिमिट माइनस फाई की जगह पर लोअर लिमिट। तो आपके पास क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू आई अपान म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए अपर लिमिट साइन फाई की जगह पर अपर लिमिट क्या है, phi2 माइनस साइन फाई की जगह पर लोअर लिमिट क्या है, माइनस phi1। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास आ रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन phi2, तो आपके पास माइनस माइनस हो गया प्लस साइन phi1। तो ये आपके पास आ रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने फाइंड आउट किया कहाँ पर, एट पॉइंट पी पर, ड्यू टू होल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की वजह से, जिस कंडक्टर का हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी वजह से हमारे पास पी पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन phi2 प्लस साइन phi1। तो phi2 आपके पास ये एंगल है यहाँ पर, और phi1 आपके पास क्या है, ये आपके पास एंगल है। तो अगर आपको ये एंगल्स पता होंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कहाँ पर, एट पॉइंट पी पर फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास जो है, जो हमने फाइंड आउट की एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, जिसको हमने एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया, और पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया। क्लियर आपको। तो ये जो हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया। अब अगर आपको बोला जाएगा इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ के लिए होगी, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाएंगे हम, ये हमें बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम अगर हमने रिप्रेजेंट किया करना होगा, तो देखिए आपके पास अगर हमारे पास एक एक्स वाई हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होंगी वो कैसे होंगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। कैसे होंगे वो, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास है, ये स्ट्रेट कंडक्टर लिया मैंने, तो थंब जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, तो हमारे पास जो है करंट जो है ऊपर के लिए फ्लो कर रही है। तो देखिए फिंगर्स जो है हमारे पास, ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन देख रहे हो आप, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसे हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या है, करंट की हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब अगर ये कंडक्टर है हमारे पास, थंब जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी वो ऐसे होंगी, और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या होंगी, वो फिंगर देखो आप एंटी क्लॉकवाइज होंगी, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन होगी, जो हमें राइट हैंड थंब रूल के जरिए से हम इसकी डायरेक्शंस को बोल सकते हैं, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कहाँ के लिए होगी। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास करंट अगर हमारे पास जो है वो y टू, यहाँ पर तो हमारे पास करंट फ्लो कर रही थी x टू y, अगर y टू x करंट फ्लो करेगी तो हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आपके पास जो होगी वो ऐसे, तो हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो फिर हमारे पास क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। तो ऐसे पकड़ सकते हो आप, ये हमारे पास जो है पहले तो हमारे पास करंट फ्लो कर रही थी x टू y, थंब ऊपर के लिए जा रहा था। अब अगर ऐसे पकड़ोगे आप तो करंट हमारे पास y टू x फ्लो कर रही है, तो देखिए थंब नीचे के लिए आ रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिंगर्स देख सकते हो आप, फिंगर्स जो हमारे पास क्या है वो क्लॉकवाइज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखोगे आप, तो हमारे पास जो है इस पॉइंट पर हमारे पास पी पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो निकलेंगी वो बाहर के लिए निकलेंगी, समझे आप।
तो अगर हमारे पास करंट हमारे पास y टू x फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास जो होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। अगर हमारे क्लॉकवाइज होंगी तो अगर हमारे पास करंट फ्लो करेगी x टू y फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास वो क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होंगी। तो देखिए हमारे पास ऐसे भी देख सकते हो आप। तो ये मैंने आपको कहा कि एट पॉइंट पी पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कहाँ के लिए होगी, समझे आप। जब हमारे पास एक्स टू वाई फ्लो करेगी करंट तो उस टाइम कहाँ के लिए होगी, जब हमारे पास करंट हमारे पास वाई टू एक्स फ्लो करेगी तो उस टाइम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कहाँ के लिए होगी। तो हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल के जरिए से। तो देखिए इसके हमारे पास दूसरे केसेस भी हैं, स्पेशल केसेस भी हैं। जैसे अगर हम इस पी पॉइंट को हम उठाएंगे और इसको कंडक्टर्स के बिल्कुल नज़दीक लाएंगे, समझे आप, तो उस टाइम हमारे पास पी पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी। तो वो इसके स्पेशल केसेस हैं, समझे आप। तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हम। तो ये हमारे पास जो है जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमने फाइंड आउट करना था। एट पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट किया। तो इसके बाद हमारे पास स्पेशल केसेस हैं पी पॉइंट पर। अब पी पॉइंट को अगर आप कंडक्टर के नज़दीक लोगे आप या इसके एंड्स के नज़दीक लोगे आप तो वो इसके स्पेशल केसेस बनते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।